गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एनडीसी क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं भरत आपका स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। आज 11वीं कक्षा है हमारी 2020 सीरीज की, और आज मैं विशेष तौर से क्लास आपके लिए लेकर आया हूं जो वर्तमान में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक के ऊपर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहली 10 कक्षाओं को ढंग से नोट किया होगा। जिन जिन बच्चों ने ढंग से नोट किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही साथ वो शेयर भी करें ताकि हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिन बच्चों ने ढंग से डिक्टेट किया है उनका पता भी लग सके कि कौन कौन बच्चे सक्रियता से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका 2020 सीरीज की हमारी करंट जीके की 11वीं कक्षा, जो कि टोटली पेरिस ओलंपिक पे आधारित है। ये कक्षा जो है वो आपके लिए सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए बनाई गई है, और मुझे विश्वास है कि ये कक्षा आपके लिए आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें कारगर साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, देखते हैं अपने। पहला प्रश्न कहता है निम्न में से, देखें, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। क्या कह रहा है, देखें, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था। बिल्कुल सही बात है। पेरिस में इसका आयोजन पूरे 100 वर्ष पश्चात हुआ। यह भी बात सही है, क्योंकि इससे पहले आयोजन जो है वो 1924 के अंदर हुआ था। 2028 ओलंपिक का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, यह कथन गलत है। चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस के सीन नदी के किनारे हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ जब ओलंपिक का आयोजन किसी मैदान में न होकर के नदी के किनारे हुआ। पेरिस में सीन नदी है। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रदूषण के कारण से, यानी इसकी गुणवत्ता के कारण से कुछ पहले आयोजन से पहले बातें भी हो रही थी, लेकिन इस नदी के अंदर जो किनारे जो है वो इसका आयोजन इस वर्ष किया गया। देखें तो ये जो गलत ऑप्शन है कि 2028 में ओलंपिक का आयोजन ब्रिस्बेन में होगा, ये गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 2028 का जो आयोजन है वो ब्रिस्बेन में न होकर के लॉस एंजलिस के अंदर होगा। लॉस एंजलिस कहां पर है भाई, यूएसए के अंदर, लॉस एंजलिस शहर के अंदर होगा। जबकि जो ब्रिस्बेन है वहां पे इसके 4 वर्ष बाद आयोजन होगा। कहां पे, ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहां पे शहर है, आपको पता है, ब्रिस्बेन शहर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। थोड़ा सा अपनी बात करते हैं। ये 33वां संस्करण था, बिल्कुल। तो इससे पहले जो 32वां संस्करण कब आयोजित हुआ था, 2020 में, और इसका आयोजन कहां पे हुआ था, टोक्यो के अंदर। और अपने बात करें तो टोक्यो के अंदर जो आयोजन हुआ था इसमें भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए थे, 7 पदक जीते गए थे। आपको पता है इस बार हमने 6 पदक जीते। 7वें पदक के लिए हमने दावेदारी की थी, लेकिन CAA ने अपील खारिज कर दी। तो ये 7 पदक के अंदर जो है वो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। और 7 पदक जो हमने गत वर्ष में गत ओलंपिक के अंदर जीते थे वो 32वां संस्करण था। जबकि 33वें संस्करण का आयोजन कहां पे हुआ, पेरिस के अंदर। और ये जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। पेरिस के अंदर जो है आयोजन 1924 में हुआ, 2024 के अंदर हुआ, और इससे पहले 1900 के अंदर भी आयोजन हुआ। यानी पेरिस के अंदर ये तीसरा आयोजन था। थोड़ी सी और बात करते हैं। उद्घाटन समारोह ये 26 जुलाई से लेकर के जो है वो 11 अगस्त तक इसका आयोजन चला। आपको पता है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। उद्घाटन कार्यक्रम 26 अगस्त को था, 26 जुलाई को था, लेकिन 27 जुलाई से जो है वो खेल प्रतिस्पर्धाएं भी चालू हो गई। तो 2028 का जो ओलंपिक है वो कहां पे आयोजित होगा, लॉस एंजल्स में। जबकि 2032 के अंदर जो आयोजन है वो कहां पे होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन के अंदर। इसके अंदर जो है वो आप देखें कि असत्य कथन हो जाएगा तीसरा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्लास एक एक प्रश्न को तराश करके
बनाई गई है, आप निश्चित रूप से पाएंगे कि पेरिस ओलंपिक के ऊपर आप यूट्यूब में सर्च कर लें, सबसे बेहतर क्लास आपको ये मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक प्रश्न मैं एक में बना सकता था, लेकिन मैंने एक एक प्रश्न के ऊपर मेहनत करते हुए एक प्रश्न के अंदर चार चार प्रश्न डाले हैं। और आपको पता है अभी एग्जाम्स की फितरत भी ये रहती है कि अधिक से अधिक मिलान करो वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जानकारी दी गई है, क्या है? पहली जानकारी पढ़ें, पहला स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक में किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जो पेरिस ओलंपिक में जीता था वो जीता था हुआंग यूटिंग व सेंग लिहाओ। सेंग लिहाओ इन दोनों के द्वारा जो है वो शूटिंग के अंदर पहला जो है वो जीता गया था 27 तारीख को ही। और ये कहां के खिलाड़ी है? चीन के खिलाड़ी। पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, किस देश ने जीता या उनके किन खिलाड़ियों ने जीता? हैंग ले आओ। फड़ौदी के अंदर भाषा बोलते हैं हैंग, मतलब सारा का सारा ले आओ। तो ये चीन वालों की कोशिश रहती है और इस प्रयास के अंदर वो सफल भी हुए, पहला स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। सबसे युवा एथलीट पेरिस ओलंपिक के अंदर सबसे युवा एथलीट वो कौन थे? तो ये इसका भी चीन से ही श्रेय है, जेंग हाओ हाओ, चीन के स्केट बोर्ड के खिलाड़ी। और आपको जानकर के आश्चर्य होना चाहिए, मात्र 11 वर्ष के अंदर जो है वो इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा के अंदर हिस्सा लिया। खिलाड़ी का नाम क्या है? जेंग हाओ हाओ। देखिए, अपन तो यहाँ कह दे माहित, अगर मान लो माँ राजी होती है तो बाप मना कर देता है, बाप राजी होते हैं तो दादी मना कर देती है। स्केट बोर्ड के कहीं और पाटपियो ले रहा हो, अब बाहर के टाबर लाग जाई। लेकिन ये 11 साल की उम्र के अंदर चीन का जो बच्चा है, हमारे पड़ोसी देश ही है, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन बात ये हो रही है कि 11 वर्ष की उम्र में जब बच्चे 6-7 साल में स्कूल जाते हैं, उसके बाद में वो 5-6 के अंदर अध्ययनरत बच्चे होंगे, 11 वर्ष की उम्र में पेरिस ओलंपिक के अंदर शिरकत करने वाले सबसे युवा एथलीट। हालांकि भारत की सबसे युवा कौन थे उनका भी आगे जिक्र मैं करूंगा, लेकिन मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपन तो मना कर दो भाई, तो जाने जरूरत को नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 11 वर्ष की उम्र के अंदर जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब बात आ रही है सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक टीम का हो सकता है, लेकिन पहले आपको पता था एक तैराक होते थे माइकल फेल्प्स, उन्होंने एक ही ओलंपिक में 8-8 गोल्ड जीते। इस बार अगर बात करें तो वो खिलाड़ी कौन थे? लियोन मार्संड। लियोन मार्संड कहां के तैराक है? फ्रांस के तैराक है। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल, सर्वाधिक, फ्रांस मेजबान देश भी था, 4 गोल्ड मेडल तैराकी के अंदर जो है वो जीते। तो ये बड़ी बात है। जबकि एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी बात थी, सर्वाधिक पदक व्यक्तिगत किसने जीते? तो वो चीन के ही एक तैराक का नाम है झांग यूफेई। झांग यूफेई कहाँ की खिलाड़ी? चीन। और ये थोड़ा सा ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, हमारे सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रयास किए, खिलाड़ियों को इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एक जानकारी आपके लिए कि भारत जो कुल मिलाकर के 6 पदक लेकर के आया था, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक, एक इस झांग यूफेई खिलाड़ी के द्वारा, एक खिलाड़ी के द्वारा ही कुल इतने पदक जीत लिए गए इस स्पर्धा के अंदर। तो इनका संबंध भी किससे है? चीन से। देखिए, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ताकि आप अगर मान लो क्लास को पॉज करके देखेंगे तो भी नोट डाउन कर सकते हैं, वरना साथ साथ चलेंगे तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। ठीक है, तो आप देखें इसमें सही मिलान किसका हो जाएगा? पहला गोल जीतने वाले हुआंग यूटिंग, ए का मिलान 3 से, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। बी का मिलान सबसे युवा एथलीट पेरिस ओलंपिक में, बी का मिलान 4 से झांग हाओ हाओ, ये सही है। सी का मिलान 1 से, सर्वाधिक व्यक्तिगत कौन जीते? लियोन मार्संड। और सर्वाधिक पदक यानी गोल्ड की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पदक की बात कर रहे हैं, वो जीते किसने? झांग यूफेई। तो इसका जो चौथा है वो सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल चारों के चारों प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखें,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक, मैं शॉर्ट में इसको पीओ बोलता रहूंगा, पेरिस ओलंपिक पीओ 2024 में भारत द्वारा, अभी हमने बात की थी, भारत द्वारा जीते गए कुल पदक व तालिका, एक में ही 2 प्रश्न मैंने डाल दिए हैं, कुल पदक व तालिका में स्थान क्रमशः है 6 व 70, 7 व 71, 6 व 71, 6 व 70। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 व 71वां स्थान। भारत ने इस वर्ष जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें कुल मिलाकर के 6 पदक जीते और भारत का स्थान कितना रहा, 71वां। अगर मैं बात करूं प्रथम स्थान, पहले स्थान पे कौन रहा भाई, प्रथम स्थान पे रहा यूएसए। यूएसए ने कुल मिलाकर के 126 पदक जीते, जबकि इसके द्वारा जीते गए गोल्ड जो थे वो कितने थे, 40। जो सेकंड नंबर पे रहा वो हमारा ही पड़ोसी मुल्क कौन था, चीन। चीन जो था वो सेकंड, हालांकि इसके द्वारा भी 40 गोल्ड जीते गए, लेकिन कुल पदक 91 जीत करके ये सेकंड नंबर पे रहा। और थर्ड नंबर पे कौन रहा, जापान। और अगर मैं बात करूं कि जो मेजबान देश है, मेजबान देश कौन, फ्रांस। फ्रांस इस फेरहिस्त के अंदर 5वें स्थान पे रहा। और हमारा पड़ोसी मुल्क एक और पाकिस्तान, हालांकि उसके द्वारा जो है वो एक गोल जीत करके और जो हमारे तालिका में स्थान है उसको थोड़ा सा इन्होंने सुधार कर लिया और वो स्थान हो गया 62वां स्थान। आपको पता है अरशद नदीम जिन्होंने एक गोल जीता, इस वजह से जो पाकिस्तान है वो तालिका में थोड़ा सा ऊपर आ गया। तालिका के अंदर जो गोल्ड जीतने वाले होते हैं उनको पहले रखा जाता है, उसके बाद में ब्रॉन्ज एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दूं इसको समेकित करते हुए, 3 देश यूएसए, चीन और जापान, 3 देशों ने मिलकर के कुल 100 गोल्ड जीते, यानी 100 सोना जो है वो 3 राष्ट्र लेकर के चले गए। यूएसए ने भी 40 गोल्ड जीते, चीन ने भी 40 गोल्ड जीते और तीसरे स्थान पे रहे जापान ने 20 गोल्ड जीते। यानी 100 सोना तो यही लेके चले गए और हमारे हिस्से में कोई भी सोना नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं आगामी जो पैरा ओलंपिक्स है उनके अंदर गोल्ड लेकर के आएंगे, तो आप चीयर करें, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रार्थना भी करें, ठीक है। तो इसमें 6 और 71वां स्थान जो है वो भारत का रहा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखें, नोट करते चले भाई साथ साथ। रक्षाबंधन आपने मना ली, रक्षा सूत्र पहन लिया, लेकिन जो बहनों को रक्षा देनी है उसके लिए ये बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, सिलेक्शन लेकर के दिखाएं। देखिए रक्षाबंधन जो है वो एक पावन पर्व है। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर शिद्दत से निभाया जाए, भाई बहनों का प्यार है, शिद्दत से निभाया जाए तो मौली का जो एक धागा है वो भी बांधे रख सकता है, वरना यहां तो चांदी के तार भी कच्चे लगते हैं। यानी शिद्दत से निभाओगे तो जो मौली, पहले के समय में आपको पता है राखियां का स्वरूप बदला है, आजकल जो भाई है वो चाहते हैं कि राखी जो है वो चांदी की पहनाई जाए। खर्च वो जेब से 100 रुपए करेंगे लेकिन राखी उनको चांदी की चाहिए। तो आपकी चांदी ही चांदी हो, इसके लिए बेहतर है कि बहनें भी जो है भाई के लिए प्रेयर करें और भाई जो है वो इस प्रेयर को लेकर के सिलेक्शन लेके दिखाएं, ताकि अगले रक्षाबंधन तक वो बहनों को एक बेहतर उपहार दे सके। शिद्दत होगी मौली का धागा भी काम कर जाएगा और शिद्दत नहीं होगी तो चांदी के तार भी कच्चे लगेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार सम्मिलित हुआ। देखिए 4 खेल थे, वो पहली बार मतलब इससे पहले भी गए लेकिन इतनी प्रमुखता से नहीं गए। तो उनके अंदर देखें कि पहली बार में स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग या सर्फिंग। तो ब्रेकिंग जो है वो पहली बार खेल के रूप में शामिल हुआ। ब्रेकिंग एक प्रकार का ब्रेक डांस ही है भाई। देखो इसके अंदर कई खिलाड़ी जो है, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, आप YouTube पे सर्च भी करेंगे, फिल विजार्ड जो कि है कनाडा की, और एक खिलाड़ी है एमी युआसा, ये है जापान की। तो इन दोनों ने ब्रेक डांस, अरे भैया ब्रेक डांस के अंदर अपने तो मैं ये देखता हूं कि काफी
डांस इंडिया डांस, और पहले एक शो भी आता था उसका नाम था शायद बूगी वूगी। तो उन डांस के अंदर या आप और भी डांस शो देखते होंगे, कई तरह के करतब ब्रेक डांस दिखाते हैं। तो हमारे या तो लोगों को या बच्चों को इस बारे में पता नहीं है कि इस बार से ओलंपिक के अंदर जो है ब्रेक डांस को भी शामिल कर लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब 2028 में कहाँ होगा ओलंपिक का आयोजन, आपको मैं बता चुका हूँ लॉस एंजल्स में। तो 4 साल का समय है आपके पास में, ब्रेक डांस को मजबूत करें और अगले में कोशिश करें कि ब्रेक डांस के अंदर जो है वो भारत गोल्ड लेकर के आए। इन खिलाड़ियों ने फिल विजार्ड जो कि कनाडा के, आप यूट्यूब पे सर्च करें, और एमी युवासा जापान, इन्होंने बेहतर खेल दिखाया इस बार, पहली बार स्पर्धा के अंदर। तो ये खेल, ये पिछली बार टोक्यो में थे, ये पूर्णतया पहली बार शामिल हुआ खेल था। आगे बढ़े, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉकी टीम से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कांस्य पदक जीता, निम्न में से सही कथन को चुनना है। यानी कांस्य पदक जीता भारत ने। ये देखें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह ओलंपिक में भारत का चौथा यहां पे लिख लेंगे, चौथा कांस्य व कुल 13वां पदक था। बिल्कुल सही बात है, चौथी बार भारत ने कांस्य पदक जीता है और लगातार 4 बार ऐसा ही हो रहा है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता, यह भी बात बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखें पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर व कप्तान थे। ये बात सही नहीं है, गोलकीपर थे लेकिन वो कप्तान नहीं थे। कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, ये थे भाई, हरमनप्रीत सिंह जो थे वो कप्तान थे। आपने न्यूज में सुना भी होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनसे बात की थी, सरपंच साहब, और ये इन्होंने पूरे ओलंपिक के अंदर कुल कितने गोल दागे, 10 गोल। 10 गोल सर्वाधिक भारतीय तरफ से करने वाले, जबकि पीआर सीरीज गोल को बचाने वाले थे, यानी गोलकीपर थे। तो तीसरा जो जवाब है वो थोड़ा सही नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा ए और बी। देखो भारत ने हॉकी के अंदर बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन रहा, प्रयासरत लगातार है। हम जब थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेलिंग आपको देता हूं, 1928 से अगर बात करें, एम्स्टर्डम के अंदर जो ओलंपिक हुए थे वहां से भारत ने गोल्ड लाना चालू किया, और गोल्ड लगातार 8 बार वो शुरुआत से लेकर के आए। उस समय मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर उस समय में थे। उसके बाद में हम सिल्वर के अंदर चले गए, 1960s के अंदर जो है हमने एकमात्र सिल्वर भी वहां पे जीता। लेकिन उसके बाद 1972 से अगर अपने बात करें तो 1968 से 1968, 1972 2 बार हमने कांस्य जीता। उसके बाद में सीधा सूखा हो गया था काफी समय से, और 2020 टोक्यो में और 2024 पेरिस के अंदर जो है हमने क्या जीते, कांस्य पदक। यानी अगर इनको सम्मिलित करें तो 8 और 1 9, और पिछली लगातार 4 बार से हम कांस्य पदक जीतते आ रहे हैं। और हमने किसको हराया, हॉकी टीम जो है वो स्पेन को हराया। अगर आपसे पूछे कि इस वर्ष जो है वो गोल्ड किसने जीता, तो आप बता देंगे नीदरलैंड। जबकि हमारा जो है हॉकी के अंदर जो है वो प्रदर्शन अच्छा रहा। पीआर श्रीजेश, इन्होंने हॉकी से अलविदा कह दिया। अच्छे गोलकीपर थे, श्रेष्ठ गोलकीपर भारतीय टीम की तरफ से, और इन्होंने चौथे कांस्य और जो टोटल जो है वो 13वां पदक हॉकी के अंदर। आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा, आप इसको ढूंढ के बताएं, कहीं से सर्च करें या आपने तैयारी को मजबूत किया है तो बताएं, भारत ने आज दिनांक तक ओलंपिक के अंदर टोटल कितने पदक जीते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। देखें नोट डाउन करते चलें भाई साथ साथ में, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। भारत के सबसे कम उम्र, ये यहीं पे गोला लगेगा पहले, सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ने किस देश के खिलाड़ी को हरा करके कांस्य पदक जीता। बिल्कुल
इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले यहीं पे अपने बात करते हैं, सबसे कम उम्र। सबसे कम उम्र कैसे, देखिए इनसे पहले जो पीवी सिंधु थी, इन्होंने 21 वर्ष 1 माह और 14 दिन के अंदर अपना पहला पदक जीता। जबकि अमन सहरावत जो कहाँ के रहने वाले हैं, झज्जर हरियाणा के, अधिकांश खिलाड़ी हरियाणा के हैं भाई, और हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा गए थे ओलंपिक में। आगे अपने इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अमन सहरावत जो है, इन्होंने इस बार जो भाग लिया और पदक भी जीता, उनकी उम्र थी 21 वर्ष और 24 दिन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भारत के सबसे कम उम्र के अंदर पदक लाने वाले खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। रेलवे के अंदर ये कार्यरत है और इनको जीतने के उपलक्ष्य में जो है वहां पे OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में इनको पदोन्नत कर दिया गया। और ऐसा आया कि भाई इनकी जो सैलरी है वो भी लिपिक से बढ़कर के हो गई। हालांकि जो इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, इनको और उस पद पे जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इस कम उम्र के अंदर ये पदक लेके आए हैं, तो आगे ये गोल्ड भी देश के लिए लेकर के आएंगे। इन्होंने किस खिलाड़ी को हरा करके ये जीता, तो वो थोड़ा सा अपने बात करें तो वो हो जाएगा USA, प्यूर्टो रिको, चीन और स्पेन। इन्होंने प्यूर्टो रिको, और प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी का नाम पूछे तो DT क्रूज को 13 के मुकाबले 5 के मुकाबले 13 जो है पंच से उनको हरा दिया। तो ये DT क्रूज का संबंध कौन से देश से है? देखिए आजकल सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते कि इस खिलाड़ी ने जीता। आजकल कैटेगरी, हारने वाला कौन था, कितने अंकों से हराया, क्या पॉइंट रहे, तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपको ये हॉलिस्टिक रिवीजन के ध्यान में रखते हुए क्लास है। और देरी इस क्लास में इसलिए हुई क्योंकि हमें उम्मीद था कि पदक 6 से बढ़कर के 7 हो जाए, उसका वेट कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगली हमारी कोशिश जो है वो इसी वर्ष पैरा ओलंपिक में कुछ खिलाड़ी पूरा करेंगे, और रही सही कसर हम अगले 2028 वाले ओलंपिक में उम्मीद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए PO 2024 में भारतीय एथलीटों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला कथन क्या कह रहा है, देखें 16 खेल विधाओं में कुल 117 एथलीटों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल सही बात है। भारत के टोटल 117 एथलीट थे और 117 एथलीटों ने 16 अलग अलग खेल विधाओं के अंदर हिस्सा लिया। बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। देखिए जो 16 खेल थे उनमें सबसे ज्यादा यानी 29, अगर पूछे संख्या तो 29 खिलाड़ी जो थे वो एथलेटिक्स के थे। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न जो मैंने पहले प्रश्न पे बात की थी, देखिए दिनिंदी देसिंगू सबसे कम उम्र, जबकि रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। बिल्कुल सही बात है। जैसे चीन के खिलाड़ी जो 11 वर्ष के अंदर जो थे उन्होंने स्केट बोर्डिंग में हिस्सा लिया था, हमारे देश की भी जो है जल परी दिनिंदी देसिंगू 200 मीटर फ्री स्टाइल जो है इनकी स्पर्धा में ये रहती है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है? कर्नाटक की। कर्नाटक की मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने, हालांकि पदक ये नहीं जीत पाई, लेकिन 14 वर्ष की उम्र में भी जो इतना साहस दिखाना, इतने बड़े लेवल पे compete करना हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये सबसे कम उम्र की भारतीय प्रतिभागी रही। जबकि रोहन बोपन्ना जो है किसके खिलाड़ी हैं बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये खिलाड़ी हैं लॉन टेनिस के। और आपको मैंने पहले कक्षा में बताया भी था, इस वर्ष आयोजित हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, रिवीजन साथ साथ चलना चाहिए भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित का खिताब भी इन्होंने जीता। 44 इयर्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बड़े ही, इनका भी ये अंतिम ओलंपिक था, लेकिन इन्होंने भी शानदार खेल को दिखाया। तो ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, ये बात भी बिल्कुल सही है।
अगला देखें, 5 खेल विधाओं में एक एक खिलाड़ी ने हिस्सा लिया, ये बात गलत है। सही जवाब होगा 4 खेल विधाओं में। देखिए क्लासेस सभी लेते हैं, लेकिन इतने डिटेलिंग के अंदर एक एक पॉइंट पर बात की है। आपको अच्छी लगी हो तो अभी के अभी शेयर करें इसको, ताकि क्लास लेने का मजा जो है वो बरकरार रहे। क्लासेस आपके लिए हैं, आपको उस माहौल के अंदर प्रयास करवाया जा रहा है कि आप एक एक चीजों को डिटेल में सीखें। इतनी डिटेल में मेरे हिसाब से जो है वो क्लास आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। देखें 4 खेल विधाओं में एक एक खिलाड़ी ने हिस्सा लिया, यानी कुल 17 खिलाड़ी गए थे, उनमें से 4 खेल ऐसे थे जिनमें एक एक खिलाड़ी ने ही भाग लिया। थोड़ा सा ये भी बात करते हैं। देखिए एक खेल था भारोत्तोलन, इसमें कौन गया था? मीराबाई चानू। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं एक खेल और, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? ड्रेसेज, घुड़सवारी। आपको राजस्थान के खिलाड़ी का नाम बताना है, मैं पहले कक्षा में बता चुका हूं, जो नागौर से बिलोंग करती है और जिन्हें इस वर्ष अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, उसी की टीम के खिलाड़ी है और ये कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, अनुष अग्रवाल। ठीक है। और अगला जो है, अगर बात करें जूडो, जूडो के अंदर एक खिलाड़ी गई थी, उनका नाम था तुलिका मान। और एक और है, वो है रोइंग। रोइंग के अंदर जो है वो खिलाड़ी कौन से गए थे? उनका नाम था भाई बलराज पंवार, सॉरी बलराज पंवार। इतनी डिटेलिंग में आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपको ये भी क्रॉस मैच के अंदर आ सकता है कि निम्न 4 एक एक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुमेलित कीजिए। भारोत्तोलन मीराबाई चानू, इक्वेस्ट्रियन, इक्वस जो होता है ना, EQUAS, इक्वस हॉर्स के लिए वर्ड यूज होता है, यानी ड्रेसेज, घुड़सवारी, उसमें कौन थे? कलकत्ता के अनुष अग्रवाल। जूडो में तुलिका मान, और रोइंग के अंदर एक तरह से आपको चप्पू चला करके वो आपने देखा होगा, उसमें बलराज पंवार। हालांकि इन चारों स्पर्धाओं में हमने पदक नहीं जीता, लेकिन खिलाड़ियों ने बहुत ही मेहनत की। मीराबाई चानू आपको पता ही है, पूर्व में पदक ला चुकी है। इन चारों खेलों के अंदर जो है वो भारत ने तगड़ी दावेदारी पेश की और खिलाड़ियों ने खेल भी जीता। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने नोट किया होगा। तो 5 नहीं थे, कितने खेल थे भाई? 4 में एक खिलाड़ी थे। देनिंदी देसिंगू सबसे कम उम्र, रोहन बोपन्ना सबसे अधिक उम्र। और कुल कितने खिलाड़ी थे? 117। कुल कितने खेल थे? 16। अगर पूरे ओलंपिक की बात की जाए तो 32 इवेंट थे, 32 खेल थे, लेकिन भारत ने 16 खेलों में अपनी दावेदारी पेश की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न खिलाड़ियों के सामने उनके खेलों को अंकित किया गया है, निम्न में से कौन सा असंगत है? आपको यह बताना है। बलराज पंवार रोइंग, अभी मैंने आपको समझाया, ये तो सही है। अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन क्या होता है भाई? इसी को ही कहते हैं ड्रेसेज, घुड़सवारी। आपको मैं प्रश्न दे चुका हूं आज का। क्या प्रश्न है? कौन सी राजस्थान की इक्वेस्ट्रियन खिलाड़ी जिसे इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया? फटाफट से उसका नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला, स्वप्निल कुसाले शूटिंग, कांस्य पदक विजेता, बिल्कुल आपको पता है। स्वप्निल कुसाले किसमें जीता था भाई? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर। और एक और डिटेलिंग, 451.4 अंक, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, इसको कर लें जीपीएल। जीपीएल मतलब गोकुल धाम प्रीमियर लीग नहीं है, जीपीएल का मतलब होता है इसे घोट करके पी लो। घोट करके पी लेने की बात कर रही है, क्योंकि अंक पूछे जाएंगे। 451.4, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले। और इनका संबंध जो है वो कहां से है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जगह पूछे तो कोल्हापुर से। ठीक है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता 3 नंबर पे। लक्ष्य सेन
टेनिस गलत हो जाएगा, ये असंगत पूछा है। लक्ष्य सेन टेनिस के थोड़ी है, लक्ष्य सेन खिलाड़ी है बैडमिंटन के, और इनका संबंध है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। बद्रीनाथ केदारनाथ सावन का अंतिम सोमवार रक्षाबंधन सहयोग था। तो लक्ष्य सेन अपने लक्ष्य से थोड़ा सा ही चूके। उम्मीद करते हैं कि अगले, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था इन्होंने, उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक में ये गोल्ड इंडिया के लिए लेकर के आएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पॉइंट्स का भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। पीओ 2024 में मनु भाकर कहां से संबंध रखती है, ये भी झज्जर हरियाणा से। सरबजोत सिंह का संबंध भी हरियाणा के गांव से ही है। हरियाणा, दोनों हरियाणा के खिलाड़ी ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कहां से जीता, इस जोड़ी का स्कोर कितना रहा। मैंने फिर कहा था खिलाड़ियों को सभी को याद करवा दिया जाएगा, स्कोर याद होना जरूरी है। 221.7, 580, 220.9, 89.45। सही जवाब हो जाएगा 580। सम्मिलित यानी इन्होंने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा जो मिश्रित वाली थी उसमें, और अपने देश के लिए जो दूसरा कांस्य पदक आया था वो इन्होंने दिया था। पहला पदक मनु भाकर ने जो है वो 28 जुलाई को जब स्पर्धा हुई थी उसके अंदर आए थे, और उसमें उनका स्कोर कितना था 221.7। तो ऑप्शन जो है वो आपको अन्य प्रश्न के बारे में भी बता रहा है। मनु भाकर ने जो व्यक्तिगत पदक जीता था उनमें उनका स्कोर कितना था 221.7, जबकि सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के जीता उसमें स्कोर कितना था 580। और ये थोड़ा सा जो स्कोर है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक आघात सा देता है, हालांकि सुकून भी है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था और उन्होंने भाला जो फेंका जेवलिन को 89.45 मीटर पे फेंका, लेकिन ठीक है, उनके प्रयासों को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने खेल से अगली बार जब आएंगे तो 2 गोल्ड और 1 सिल्वर वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 580। ठीक है, और ये जो है वो हमारे अगर फेरिस्त की बात करें तो कितने नंबर का दूसरा जो है वो पदक था। आइए आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये भी एक प्रश्न न होकर के जो है वो 4 प्रश्नों का संग्रह है। फिर कह रहा हूं आपको, एक नहीं है 4 है। देखिए कैसे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भाई? तो उद्घाटन समारोह में थे पीवी सिंधु और शरत कमल, जो पूर्व ओलंपियन जिन्होंने पदक जीता हुआ होता है उनको मौका देते हैं या उनसे शुरुआत करते हैं। तो ये समापन हुआ, तो समापन हुआ तो इसमें मौका दिया गया एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन? मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जो इनका अंतिम भी ओलंपिक था। सैफ डी मिशन, सैफ डी मिशन का मौका दिया गया गगन नारंग को। क्या होता है सैफ डी मिशन? सैफ डी मिशन जो होता है वो दल का प्रमुख होता है, यानी दल के समस्त खिलाड़ियों को लेकर के चलना, उन्हें मोटिवेट करना, इसका जिम्मा जो दिया गया था, किसको दिया गया था? गगन नारंग को। हालांकि गगन नारंग से पहले ये जिम्मा किसके पास था? MC मैरी कॉम, इनसे पहले वो थी। लेकिन गगन नारंग को इस बार के ओलंपिक में सैफ डी मिशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, इन्हें मौका दिया गया जो पूर्व में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। ओलंपिक की जितनी भी गतिविधियां होती है उसको प्रोपगेट करने में, लोगों तक बात पहुंचाने में, या ओलंपिक के जो नीति नियम जो होते हैं उनको लागू करवाने में जो अभूतपूर्व योगदान होता है, उसके लिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया जाता है। और ये सम्मान दिया गया बीजिंग ओलंपिक में भारत के पहले स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा जी को। अब देखें, ये जो ओलंपिक ऑर्डर सम्मान है वो 1983 के अंदर पहले हमारे देश की PM इंदिरा गांधी जी को भी दिया जा चुका है। और ये जो खेल के हिसाब से देखें तो इस बार दिया गया था
अभिनव बिंद्रा को। तो आप देखें इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, ए का 2, बी का 3, ये दोनों सही है। सेफ डी मिशन गगन नारंग, सी का 4 और डी का पहला, तो ये जो स है वो सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बात करूं, जब भारत ने इसमें भाग लिया तो सबसे पहले जो उद्घाटन समारोह हुआ, उद्घाटन समारोह में आपसे पूछे तो भारत के 78 सदस्य जो थे वो उस में शामिल हुए। सीन नदी के अंदर जो है वो इंडोनेशिया के खिलाड़ियों के साथ और एक अन्य दल के साथ उसी जहाज के अंदर नाव में सवार होकर खिलाड़ी आए थे। 78 सदस्य थे, ठीक है। और 84वें नंबर पर, यानी क्रमांक के हिसाब से देखें तो 84 क्रमांक के ऊपर भारतीय दल जो है वो बोट के अंदर बैठ करके वहां पे आया था। और उन्होंने जो ड्रेसेस पहनी हुई थी वो तरुण, हालांकि इतना नहीं पूछेंगे, भारत के जो तहिलियानी जो डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा, आपने नाम सुना होगा, तरुण तहिलियानी भी जो एक ड्रेस डिजाइनर है, उनके द्वारा बनाई गई शानदार पोशाकों को पहन करके 78 सदस्य जो थे वो 84वें नंबर के ऊपर जो है वो वहां पे आए। आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि सबसे पहले ग्रीस एथेंस के अंदर ओलंपिक शुरू हुए थे, तो आज भी ये परंपरा बरकरार है कि शुरुआत हमेशा उन्हीं के द्वारा की जाती है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखें, अगले प्रश्न से पूर्व आपके लिए एक जानकारी, 450 से 500 बच्चे अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं किसमें, हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा में। और ये परीक्षा है वो कब आयोजित होगी, 13 अक्टूबर को, और आप 30 सितंबर 2024 तक जाकर के इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आज ही जो ऑन लाइव आकर के सर ने आपको कॉम्बो कोर्सेज के बारे में बताया है, तैयारी के बारे में बताया है। अगर आप ये तैयारी करते हैं, इसको भाग लेते हैं, तो आप आगामी जो नवंबर के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्जाम होने वाला है उसके पूर्व, 1 महीने पूर्व अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से परख सकते हैं। तो आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाकर के इसको ढंग से पढ़ें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 13 अक्टूबर को आपके पास मौका है न केवल इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का, बल्कि जो है वो इनाम जीतने का, बल्कि अपनी तैयारी को परखने का मौका भी रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने बात की कि जो 13 अक्टूबर को आप जाकर के इसमें तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप देरी न करें। देखिए, आप अगर अपनी तैयारी को ढंग से परखेंगे तो ही आप अपने आप को देख पाएंगे। अब आपको रोजाना के रोजाना नोट्स मिल रहे हैं, आपने अभी भी मान लो नोटबुक को ढंग से तैयार नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूं जिन्होंने तैयार किया है वो हमें भेजें, ताकि हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर उन नोट्स को, उन रजिस्टर्स की PDF को दिखाएं कि बच्चे कितनी सीरियस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। देखें, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज 19 अगस्त की अगर बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन के साथ साथ में संस्कृत दिवस भी है, ठीक है ना। तो एक बात संस्कृत के अंदर एक बात कही गई है, न कंचित शाश्वतम, न कंचित शाश्वतम। क्या मतलब है इस बात का, न कंचित शाश्वतम, इसका मतलब है नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं। आज जो स्थितियां हैं वो कल बदलेगी, कल जो स्थितियां हैं वो उसके अगले दिन बदलेगी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और अपनी चीजों को ढंग से सुनियोजित तरीके से अंजाम देंगे, तभी बात बनेगी। इसीलिए बार बार आपको जो है लाइव आकर के या ये बताया जा रहा है कि अपनी तैयारी को लूज ना पढ़ने दें। अगर आप तैयारी को लूज पढ़ने देंगे, या आपने मान लो संस्कृत फॉर्म नहीं भी भर रखा है, लेकिन आप जिन प्रतिभागियों ने जिन भाग ले रखा है वो अपनी तैयारी को परखेंगे। और अभी जो टेस्ट सीरीज भी आयोजित चल रही है NDC क्लासेस पे, उनमें भी आप देखेंगे पहला टेस्ट हो चुका है, अगला 21 तारीख को प्रस्तावित है।
तो उन टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो है वो इन क्लासेस का बड़ा महत्व रहेगा। तो इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा है, ये रिक्वेस्ट समझें आप, या ये समझें कि भाई आपको एक ऑर्डर ही है कि आप आगे से आगे इन क्लासेस को शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और साथ साथ में आपको इससे भी बेहतर कक्षाएं आगामी मिलती रहेगी। न कंचित शाश्वतम, संस्कृत दिवस है भाई, विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त, इसीलिए नथिंग इज परमानेंट, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ये क्या चीज है, थोड़ा सा और देखें आप। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, पेरिस ओलंपिक से संबंधित कथनों में से सत्य कथन, वही एक में 4 प्रश्न। शुभंकर फ्रीजियन टोपी, आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है वो छोटे छोटे पक्षियों को एक आकृति देकर के एक टोपी, ये जो टोपी है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, वहां की स्वाधीनता स्वतंत्रता उनको दर्शाने वाली 3 रंग जो होते हैं फ्रांस के फ्लैग के अंदर, उन टोपी के अंदर भी 3 रंगों के अंदर ऐसी आकृति बना करके दी हुई है, वो वहां का प्रतीक है। फेरिंजस फ्रीजियन टोपी कहते हैं उसको, तो ये ध्यान रखें। शुभंकर जो है वो पक्षी की आकृति में टोपियों में बनाया गया। ध्येय वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन, सभी के लिए गेम खुला है, मैदान खुला है, आपके लिए भी खुला है मैदान। 13 अक्टूबर को भाग लें और अपनी जो तैयारी है, कितनी आपकी बेहतर तैयारी, उसको ढंग से अंजाम दें। सर्वाधिक पदक विजेता चीन, क्या ये बात सही है? ये तो सही नहीं है। अभी मैंने बताया था सर्वाधिक पदक विजेता तो कौन है, अमेरिका। और कुल भाग लेने वाले देश 206, ये बात तो सही है। देखें कुल भाग लेने वाले देश 206 हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूं, लेकिन 204 तो है राष्ट्र, उसके अलावा 2 अन्य भी है, AIN और EOR। इतनी डिटेलिंग में आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं फिर दावा करता हूं। AIN का मतलब क्या है, AIN का मतलब ये हो गया इंडिविजुअल, ANI सॉरी, इसमें देखिए AIN इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट। देखो रसिया जो है, रसिया का यूक्रेन से विवाद चल रहा है, आपसे छिपा नहीं है, रसिया का यूक्रेन से विवाद चल रहा है, तो रूस को इस ओलंपिक से मतलब जो है वो भाग लेने से एक तरह से बाहर कर दिया गया। तो रसिया का कोई भी खिलाड़ी, देखो इसमें 2 देश शामिल है, एक तो रूस, पूछे आपसे तो बेहतर प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, रूस और बेलारूस। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी देश के झंडे के साथ न खेल करके इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के रूप में शामिल हो सकते हैं, और इनके रूस और बेलारूस के खिलाड़ी थे, और इन्होंने भी जो है वो इस स्पर्धा में कुल 5 पदक भी जीते। और एक आते हैं EOR। EOR मतलब आर का आप ध्यान रखेंगे, आर का मतलब है रिफ्यूजी, जो फ्रांस से पलायन कर गए हैं, ऐसा भी कोई अगर देश है, तो ऐसे भी कोई प्रतिभागी है, उनको EOR के रूप में, यानी 204 तो कुल देश हो गए, उसके अलावा 2 अन्य AIN और EOR। तो EOR जो है वो रिफ्यूजी वाला दल हो गया, जबकि AIN का मतलब हो गया इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट। और ये कौन से 2 देश के खिलाड़ी हैं, रशिया के और बेलारूस के, इन्होंने भी 5 पदक जीते। तो ये बात भी सही है। अब इसमें जो गलत बात है वो कौन सी है, ये हमें क्या पूछा गया है, सत्य कथन कौन से हैं। तो सत्य कथन इसमें कौन से हो जाएंगे, A सही है, B सही है और D, A B और D। तो हमारा जो ब है वो सही हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, पेपर में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, उस समय में हमें जो है वो अपने धैर्य को बनाए रखना है, और ढंग से सत्य है असत्य है इनको ढंग से, एक बार गोला भरने के बाद में कुछ भी संभव नहीं है। तो इसको इसलिए आपको उसी प्रकार से समझाया जा रहा है कि आप एक एक ऑप्शन पे ढंग से जाकर के देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितनी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओवरऑल तो मैं बता चुका हूं, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितनी स्पर्धाओं में? 16 स्पर्धाओं में। इनको भी अगर अपने बाइफरकेट करें तो 70 तो थे पुरुष, और 47 जो कौन भाग ले रही थी? महिलाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47। और मैं आपको बता दूं,
या आपको पूछ लूं कि इन 47 के अंदर राजस्थान से भी एक महिला ने भाग लिया था। आप कितनी अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ये इसी बात का पता 5 मिनट के अंदर मुझे लग जाना चाहिए कि वो राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने इस ओलंपिक के अंदर पार्ट। टोटल राजस्थान से 2 ही खिलाड़ी गए थे, 117 के दल में राजस्थान के 2 ही खिलाड़ी थे, उनमें से एक महिला थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम और उसका जिला मेंशन करेंगे खेल के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47। देखिए अगला प्रश्न देखें, 3000 मीटर की स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाइड, हमारे लिए गर्व की बात है ये भी, करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने स्टीपल चेज। देखिए कुछ खेलों के बारे में आपको पता ही नहीं होता है। स्टीपल चेज भी एक प्रकार की रेस है, 3000 मीटर 3 किलोमीटर, उनमें बार बार बाधाएं, 7 बाधाएं भी आती है, और जब खिलाड़ी एक रोप से जंप करता है तो वहां पे पानी भी रहता है। तो ये बाधाओं को 3000 मीटर लंबी बाधाओं को पार करके फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। आप ऑप्शंस देखें, मुरली श्रीशंकर, अविनाश साबले, सर्वेश कुसारे और अनीस भानवाला। इसका सही जवाब हो जाएगा अविनाश साबले। और ये इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध है, पदक नहीं जीता लेकिन फाइनल तक पहुंचे, ये भी हम महाराष्ट्र के लिए भी और हमारे लिए भी गर्व की बात है। देखो अन्य जो खिलाड़ी है वो ऊंची कूद से संबंधित है, जंप, ये भी ऊंची कूद या जंप से संबंधित है, जबकि अनीस भानवाला जो है वो 25 मीटर शूटिंग जो है उससे संबंधित है। तो सही जवाब अविनाश साबले, बिल्कुल नाम ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। केवल जो पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में ही एग्जाम में पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। जो हारकर भी जीते हैं, जिनको बाजीगर कहते हैं, आपने सुना भी होगा, उन खिलाड़ियों के बारे में भी ध्यान रखें। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल तक गए थे, अच्छा खेल किया, इन्होंने भी अच्छा खेल किया। मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, उनके प्रदर्शन या अन्य जिनका नाम मैं भूल रहा हूं या एक साथ नहीं बता पा रहा हूं, उन खिलाड़ियों के योगदान को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अविनाश साबले। अगला देखें प्रश्न। हाँ भाई, खिलाड़ियों के बारे में बात की जाती है, हमारे देश से कुछ रेफरी भी गए थे। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं। सबसे कम उम्र 32 साल की उम्र में, और ये जो है कौन है, मैरी कॉम इस बार नहीं थे, कबिलान साई अशोक, गगन नारंग, शिवा केशवन। सही जवाब हो जाएगा कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक साधारण कोई रेफरी के रूप में नहीं गए, ये वर्तमान में जो है वो लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में सेवारत है, और इन्होंने बहुत सी स्पर्धाओं के अंदर रेफरी की भूमिका निभाई है। और ये गर्व की बात है कि सेना में एक तरफ अपनी भूमिका वहां भी निभाते हैं, लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत हैं। कबिलन साई अशोक, इन्होंने इस बार सबसे कम उम्र के अंदर ओलंपिक में रेफरी की भूमिका निभाई। एक महिला भी रेफरी के रूप में गई थी, अपने आगे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गगन नारंग आपको बता चुका हूं, सेफ डी मिशन, और सेफ डी मिशन में डेप्यूटी के रूप में, मतलब इनके बाद में अगर किसी को किया गया तो वो थे शिवा केशवन। शिवा केशवन, मैं फिर कह रहा हूं, आप क्रिकेट से बाहर निकले तो आपको कुछ खेलों के बारे में पता लगे। एक खेल का नाम है ल्यूज, है ना, लूज नहीं है, लूज मतलब ढीला पड़ जाना, ल्यूज का मतलब ये खेल है जो कि शीतकालीन ओलंपिक के अंदर होते हैं, और ये उसके अंदर पहले खिलाड़ी भी रहे हैं, कौन, शिवा केशवन। ठीक है, तो शिवा केशवन जो है वो ल्यूज, लिख देता हूं मैं, ल्यूज के खिलाड़ी हैं, और ये जो है वो गगन नारंग के साथ ही डेप्यूटी सेफ डी मिशन के रूप में गए थे। हमारा प्रश्न था रेफरी का, सही जवाब आप ध्यान रखेंगे कबिलन साई अशोक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अभी तक लग रहा है कि भाई वास्तव में हमारे लिए कारगर है, तो इसको अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे साथ साथ शेयर करते चलें। ठीक है,
एक साथ आपको इनकी पीपीटी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, निम्न कुश्ती के खिलाड़ियों को इनकी इवेंट कैटेगरी से मिलान कीजिए। इवेंट कैटेगरी यानी ये कुश्ती के खिलाड़ी थे, ये किस कैटेगरी के अंदर इन्होंने भाग लिया। ये कैटेगरी तो हर किसी को याद भी रहेगी, वो हमारे लिए बहुत दुखदाई भी रही, तो वो उसके अलावा भी अन्य कैटेगरीज थी, तो उनमें किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया देखें। अंतिम पंघाल विनेश फोगाट, विनेश फोगाट का आपको पता है 100 ग्राम जो है वो हमें दर्द दे गया, 50 केजी। अंतिम पंघाल जो है वो 53 केजी। अमन, अमन वही सहरावत, अमन सहरावत जो है इनकी कैटेगरी थी 57 केजी, और रितिका जो एक खिलाड़ी थी इनकी थी 76। तो इसका मिलान करेंगे, ए का हो जाएगा आपके 3 से, बी का हो जाएगा, सॉरी ए का 3 से नहीं, ए का मिलान हो जाएगा 4 से, ए का मिलान 4 से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से, सी का मिलान हो जाएगा 1 से, और डी का 2 से। पहला जवाब सही हो जाएगा। तो अलग अलग जो कैटेगरीज होती है जिसमें वो भाग लेते हैं, 100 ग्राम आपको पता है विनेश फोगाट ने प्रयास किए, हमारा सबका जो है वो हमारे लिए एक तरह से ब्लैक डे ही था, और हमारी कोशिश थी कि जो CAA अपील खारिज नहीं करता तो हम एक की बजाय 2 सिल्वर के हकदार थे। उम्मीद करते हैं अगले खेल के अंदर जो है वो बेहतर तरीके से अन्य खिलाड़ी शायद ये भी भाग लें, मनोबल अगर नहीं टूटा है इनका तो लेकर के आएंगे। तो ये देखिए, अंतिम पंघाल कैटेगरी ध्यान रखेंगे 53, विनेश फोगाट 50, अमन सहरावत 57, ये तो आप भूले नहीं, रितिका 76। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं देखो, वर्तमान में चल रहे खेलों के साथ साथ आपको आगामी आयोजित होने वाले खेलों के आयोजन स्थल के बारे में पता होना चाहिए, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। 2026 के विंटर ओलंपिक जो है उनका आयोजन कहाँ होगा। अभी जो गए थे वो समर ओलंपिक थे, इसी पर देखो समर ओलंपिक होते हैं, विंटर ओलंपिक होते हैं, और साथ साथ में पैरा ओलंपिक भी होते हैं। हमें पूछा गया है कि 2026 का विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, किस शहर में होगा। बीजिंग चीन, लॉस एंजलिस USA, मिलानो कॉर्टिना इटली, पेरिस फ्रांस। सही जवाब हो जाएगा इटली के शहर मिलानो कॉर्टिना में। तो आप देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी, 2026 में तो कहाँ होगा, इटली के अंदर, शहर कौन सा होगा, मिलानो कॉर्टिना, और इसके 4 साल बाद 2030 है उसका आयोजन होगा कौन से देश में, फ्रांस। फ्रांस में जगह है फ्रेंच आल्प्स, वहां पे इसका आयोजन होगा, किसका, विंटर ओलंपिक की बात हो रही है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं समर ओलंपिक अभी चल रहे थे, अगले समर ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स के अंदर, और अगला उससे 2032 कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, जबकि लॉस एंजल्स कहाँ पे है, USA में। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई, देखो 2 विंटर 2 समर, और होने वाले आगामी है, चारों को एकदम से रट लें आप। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वो सही जवाब हो जाएगा थॉमस बॉक, ठीक है। बाकी एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं UNO के, तो ये है। तो इसमें थॉमस बॉक जो है वो पूर्व में ओलंपियन खिलाड़ी भी थे और वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ये सब मिलकर के इन्होंने इसको उद्घाटित किया था, तो न भूलेंगे थॉमस बॉक। अगला देखें, ये भी डीप क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का तीसरी बार आयोजित करने वाला पेरिस कितने नंबर का शहर बन चुका है। यानी पेरिस के अंदर, आपको मैं जैसे पहले भी बताया, पेरिस के अंदर जो है वो तीसरी बार आयोजन हुआ, कब कब, 1900, उसके बाद में हुआ था 1924, और अभी कब हुआ, 2024 में। पेरिस के अलावा एक अन्य शहर और है, लंदन। लंदन के अंदर पहले ओलंपिक 1908 में, फिर बाद में एक बार कैंसिल होकर के 1948 में, और एक हुए थे
12 के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया पेरिस और लंदन वो दो शहर है जहां पे 3-3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है। और आपको बता दूं फुटबॉल को पहली बार 1924 में शामिल किया गया था, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाना घोषित किया है? पहली कक्षाएं आपने पढ़ी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो लंदन के भी तीनों साल याद रखें, वरना आप ये याद रखें कि पेरिस और लंदन वो दो शहर हैं जहां पे इस इवेंट का 3-3 बार आयोजन हो चुका है। आगे देखिए, वेरी ये प्रश्न भी जो है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला, स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी द्वारा कितने मीटर पर जेवलिन को फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? यानी ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अरशद नदीम थे। अरशद नदीम जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के। इन्होंने कितना जो दूर फेंका जिस वजह से जो है वो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला, इनको गोल्ड मिला, वो दूरी थी 92.97 मीटर। कुल मिलाकर के 6 बार जेवलिन को फेंकना था, दूसरी बार में ही अरशद नदीम ने 92.97 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस वजह से उनको स्वर्ण मिला, जबकि नीरज चोपड़ा जिन्होंने 89.45 मीटर, जो पहला ऑप्शन है, इन्होंने इतनी दूर पर फेंका, इसीलिए जो है इनको क्या मिला? सिल्वर पदक मिला। एक और ग्रेनेडा के जो खिलाड़ी हैं, ग्रेनेडा के खिलाड़ी को इसमें कांस्य पदक मिला। तो ये भी पूछ सकते हैं किस देश के खिलाड़ी को जो है वो कांस्य पदक मिला, तो ये भी आप ध्यान रखें। सिल्वर और गोल्ड तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया, जबकि ग्रेनेडा के खिलाड़ी जो हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। उन खिलाड़ी का नाम भी थोड़ा सा आप देख लें। उनका नाम ग्रेनेडा के खिलाड़ी थे, कांस्य पदक उनको मिला, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, फिर कह रहा हूं मैं 19वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखिए कंपटीशन भरपूर है, एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तैयारी में विराम लगा हुआ है। जो कुछ लोग हैं छिप करके एकदम, एक जो होता है ना कि भी घोड़े के लक्ष्य के बांधने के लिए उसके एक तरफ वो पता लगा दिया जाता है, वैसे तैयारी में साइड लगे हुए हैं। एनडीसी क्लासेस से जुड़े हुए सारे प्रतिभागी भी लगे हुए हैं। तो मैं तो आपको चंद लाइनों में यही बात कहना चाहूंगा कि यूं तो कंपटीशन भरपूर हो गया है, यूं तो कंपटीशन भरपूर हो गया है, कितनों का सपना यूं ही चूर हो गया है, पर जो भी हो फैसला है मंजूर, हमें तो बस मेहनत करते जाना है। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट बाद में अपनाओगे, स्किप कर करके 2 गुना की स्पीड में वीडियो देखोगे, इसकी बजाय अभी से रोजाना क्लासेस को लेते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो अरशद नदीम पाकिस्तान के खिलाड़ी एक स्वर्ण लेकर के आए और 61वां स्थान देश का उनका हो गया। उनके 92.97 के जो रिकॉर्ड के सामने हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के लिए 89.45 मीटर, दोनों आंकड़े आप याद रखेंगे। और ग्रेनेडा के खिलाड़ी जो थे उनको तीसरा पदक मिला। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न जो पहले मैंने आपसे जिक्र किया था इसके बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पहली महिला ज्यूरी में शामिल हुई, उनका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका नाम है बिल्किस मीर। और ये कहाँ की रहने वाली है पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की ये जो महिला थी जिन्हें ज्यूरी के अंदर शामिल किया गया, रेफरी और ज्यूरी दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको इस बार पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। मीराबाई चानू आपको पता है भारोत्तोलन से संबंधित है। पीटी उषा, पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के रूप में कार्यरत है वर्तमान में, और इन्होंने भी जो है वो 1980, 1984, 1988 के अंदर जो है वो दौड़ के अंदर आप जानते ही हैं धाविका के रूप में भाग लिया था इन्होंने पहले,
और दीपा मलिक जो कि पैरा ओलंपिक की पूर्व में खिलाड़ी रही है और वर्तमान में, इससे पूर्व कक्षा मैंने बताया था, इन्हें जो एशिया की जो एक कमेटी है, जो साउथ एशिया के अंदर जो देश हैं उनके पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को हौसला वर्धन करने के लिए जो एक टीम बनाई गई थी, उनमें प्रमुखता से दीपा मलिक को भी शामिल किया गया है। तो चारों ऑप्शन है कुछ ना कुछ कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये सबसे सुनहरा पल, हमारे 6 के 6 जो पदक लाने वाले हैं वो यहाँ पे शामिल है। थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, आप देखते रहे साथ साथ में। देखिए ये जोड़े में आपको पता है दोनों कौन, मनु भाकर, उनके साथ में ही खड़े हैं सरबजोत सिंह। इन मनु भाकर ने, आप से रिपीट करवाऊं, 221.7 के साथ में पहला 28 जुलाई को पहला पदक जो हमें मिला, और मनु भाकर एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरबजोत सिंह ने इनके साथ में मिलकर के, आपको पता होगा, 580 अंकों के साथ में जो है वो दूसरा जीता। अगर मैं तीसरे पदक की बात करूं, स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र के, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये, कोल्हापुर के, और इन्होंने 451.4 पॉइंट के साथ में तीसरा कांस्य दिलाया। अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो भारत की हॉकी टीम, आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ी, और साथ में जो है वो PR श्रीजेश, और यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह जो कि सरपंच साहब PM मोदी जी ने बात भी की थी, सभी खिलाड़ियों के साथ में देखो सभी के गले में जो है वो कांस्य पदक। तो इन हॉकी टीम ने चौथी बार कांस्य पदक जीता, और कुल हॉकी में हमारा ये पदक कितना था, 13वां पदक था। अगर मैं बात करूं इसके बाद में 5वें नंबर पे जो है वो नीरज चोपड़ा जी के नंबर भी पहले मैंने आपको दिए थे ना भाई, 9876543210। आप इनसे बात करके ये पूछ सकते हैं कि दबाव के अंदर अपने आप को किस प्रकार से जो है वो निखारे। हालांकि मैंने आपको बाद में बताया था, नंबर लगा मत लेना, ये बैक काउंटिंग है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीरज चोपड़ा जी आपसे अगले ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीत करके ही बात करेंगी। ठीक है, ये मजाक की बात थी। आगे देखें, सबसे अंत में ये भी हरियाणा के एक और खिलाड़ी, इनका नाम अमन सहरावत, और इन्होंने 57 केजी के अंदर, जो रेलवे के अंदर ही कार्यरत थे, 57 केजी के अंदर पदक जीत करके छठा जो है वो हमें पदक दिलाया। यानी कि आप देख सकते हैं इनमें जो पूरा दल 117 का गया था, उनमें राजस्थान के 2 ही खिलाड़ी थे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वो कौन थे। जबकि टोटल 117 सदस्य के दल के अंदर सर्वाधिक खिलाड़ी हरियाणा के थे, और सर्वाधिक पदक लाने वाले, और सेकंड नंबर पे पंजाब और हरियाणा के जो खिलाड़ियों ने ही इस बार ओलंपिक के अंदर जो है वो हमारे जो है देश का नाम रोशन किया। उम्मीद करता हूं कि अगले ओलंपिक में सभी राष्ट्रों के खिलाड़ी, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी, और जो सदर्न स्टेट्स हैं वो भी, उनके खिलाड़ियों की भी बेहतरी भूमिका रहेगी। हालांकि हॉकी टीम के अंदर सब मिक्स खिलाड़ी, लेकिन अधिकांश खिलाड़ी पंजाब के भी वहां पे थे। ये 1 2 3 4 सारे के सारे हरियाणा से ताल्लुकात रखने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि स्वप्निल कुसाले का संबंध है महाराष्ट्र से। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये जो ओलंपियंस जो थे, मेडलिस्ट ओलंपियंस थे, अपने प्रदर्शन को अगले ओलंपिक में जो है वो कांस्य से सिल्वर या गोल्ड में तब्दील करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। मेरा ये प्रयास था कि 20 प्रश्नों के अंदर संपूर्ण पेरिस ओलंपिक का एक बार रिवीजन आपको करवा दिया जाए, ताकि आगामी जो CET भर्ती परीक्षा है, या जो भी मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो आगामी समय में होगी, उनमें आप बेहतर कर पाएं। आगे मैं इसी तरीके से टॉपिक वाइज जो क्लासें लाता रहूंगा, खेलों के ऊपर, समसामयिक चर्चाओं के ऊपर, आर्थिक समीक्षा के ऊपर भी। तो अगर आप चाहते हैं कि अन्य कक्षाएं जो है वो किस रूप में आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अपने तक मैं फिर कह रहा हूं, सीमित ना रखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है
या जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में अप्रोप्रिएट तरीके से दर्शाते रहें। आपके सुझाव हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे और एनडीसी क्लासेस की जो 2 चैनल्स हैं, एक बैकअप चैनल्स भी है और एक जो एनडीसी क्लासेस का शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल है, उनको अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके लिए आगे से आगे बेहतर जो है वो टेस्ट सीरीज और कक्षाओं को लाते रहें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, सभी को पुनः रक्षाबंधन पर्व कल था, आपने मनाया, पुनः बधाई, संस्कृत दिवस की बधाई और आने वाले त्योहारों की भी अग्रिम बधाई। धन्यवाद।